मुकेश पटेल साहब, कई महीनों से लोगों की दिलचस्पी इसमें काफ़ी ज़्यादा रही है। क्यों? क्योंकि सोने के दाम कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। तो अभी लोग जो सोना खरीदने जाते हैं तो चूंकि दाम भी काफ़ी ज़्यादा है, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा भी कि अगर आपको देशभक्ति दिखानी तो ये भी एक तरीका है कि फॉरेक्स बचाना है तो सोना मत खरीदिए। बहुत लोग इस चीज़ को मान भी रहे हैं। तो लेकिन सोना चूंकि माना जाता है कई जगह खरीदना मजबूरी है, तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि पुराने गहने दे देते हैं और नए गहने खरीद लेते हैं, उसकी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये अच्छा भी होता है क्योंकि इससे आप देश की सेवा भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है नई डिजाइन की ज्वेलरी जब मर्जी वो खरीद लीजिएगा, फिलहाल आप पैसा ही बचा रहे हैं। तो जो लोग पुराने गहने बेचकर नए गहने खरीद रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स कहीं आ रहा है क्या? लक्ष्मण जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, क्योंकि आम तौर से लोग ये समझते हैं कि भाई मैंने मेरा 100 ग्राम का पुराना कोई गहना है वो दिया मेरे ज्वेलर को, और उसके सामने मैंने 100 ग्राम का एक नया बनाया। मान लीजिए थोड़ा प्लस माइनस है तो उसका डिफरेंस वो अलग तरीके से देख लेते हैं। तो ये जो एक्सचेंज और बायबैक की स्कीम्स आजकल ज्यादातर सब लोग, इवन जो बिजनेस में हैं गोल्ड और सिल्वर के, वो ये चीजें पेश करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, क्योंकि वो मानते हैं कि भाई इसमें आउटफ्लो ऑफ मनी नहीं होता है तो आप ले लो। पर लक्ष्मण जी, हमको हमारे व्यूअर्स को इस बारे में सतर्क करना है कि ये जो आप एक्सचेंज करते हैं या बायबैक करते हैं, एक्चुअली इनकम टैक्स का जो कानून है उसमें जो कैपिटल गेन्स की जिम्मेवारी खड़ी होती है वो केवल सेल में नहीं होती है। अगर एक्सचेंज भी करते हैं, माना बार्टर करते हैं, मैंने मेरे 100 ग्राम, समझिए कि मैं कई साल पहले मेरा मैरिज हुआ था, उस समय पे 2001 का जो भाव लिया जाता है वो 4000 था, और अभी जो है वो मान लीजिए 1,50,000 या 55,000 है। तो ये 100 ग्राम आप समझते हैं मैंने दिया और सामने 100 ग्राम का नया लिया, पर इनकम टैक्स एक्ट में ये एक्सचेंज हो गया तो 4000 की चीज आपने 1,50,000 या 55,000 में उसको एक्सचेंज किया, तो डिफरेंस विल बी टैक्स्ड एज योर कैपिटल गेन्स। इस पर आपको ध्यान देना है। तो मेरा सवाल यही था कि ये जो हमने दो तरह के ज्वेलरी होते घर में, एक हमने खरीदा तो अब डिजाइन बहुत पुरानी हो गई, अब नए डिजाइन का मामला है तो हम नया खरीदने जा रहे हैं। दूसरा कि पुश्तैनी ज्वेलरी मिल रही होती। आपके गुजरात का मुझे नहीं पता, हम लोगों की इधर क्या होता है कि जब लड़की ब्याह करके घर जाती है, ससुराल जाती है, तो वहाँ से भी कई लोग ज्वेलरी देते हैं गिफ्ट में उनको, उनकी माता देती है, उनके घर से मिल रहे होते हैं, वो सालों पुराने पड़े होते हैं, या फिर मदर इन लॉ के गहने पड़े होते हैं। उसको अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसका तो प्राइस हमें पता नहीं ना, तो उस टाइम रसीद मिला होगा, उसको कैसे करें? अभी देखिए, इसमें ये तो काफी पेचीदा सवाल है, क्योंकि आम तौर से जब गोल्ड का परचेज करके आप रखते हैं तो उसकी क्या खरीद कीमत है उसका कोई भी आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस है। तो ऐसे केस में आप बेचते हैं या एक्सचेंज बार्टर या बायबैक में जाते हैं तो आपकी परचेज प्राइस क्या है आपको पता होती है। पर जब ये नहीं होता है तो यू हैव टू गो, पर्टिकुलरली गिफ्ट में या इनहेरिटेंस में, आपको बख्शीश या वसीयत में या सक्सेशन में मिला है, तो इस केस में जो प्रीवियस ओनर था उसकी कॉस्ट क्या थी। अब जैसे किसी को मदर इन लॉ या उस जमाने से मिला है तो इसलिए हमारा वो कट ऑफ का बेस है, जैसे हम जानते हैं 1 अप्रैल 2001 का। अब 1 अप्रैल 2001 में अगर आप देखेंगे तो सोने का जो भाव था वो केवल 4,000 रुपया था। तो आपको 4,000 रुपये का बेस लेना पड़ेगा, और आज का जो भाव है उसके कंपेयर करते हुए यू हैव टू वर्क आउट योर गेन्स। या तो बीच के सालों में आपकी शादी हुई है तो अनुमान ये किया जा सकता है कि शादी के मौके पर ये आपने या आपके पिताजी या माताजी ने खरीदा होगा आपके लिए, तो उसकी जो वैल्यू है वो आप लेते हैं।
और जैसे आप जानते हैं लक्ष्मण जी, हमारा क्या रूल है कि अप टू 500 ग्राम्स आपका कोई एक्सप्लेनेशन का सपोर्टिंग एविडेंस न भी हो तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको मान लेता है, बट दैट इज फॉर पर्पज ऑफ एक्विजिशन। पर जो आपका टैक्स की गिनती होती है वो तो होनी ही है, तो इसमें आपको सतर्क रहना है। मैं अगला सवाल आपके पास लेकर के आऊं, लेकिन एक सवाल और, चूंकि आपने जवाब दिया उससे मेरे मन में उठ रहा है। दो सिनेरियो हो सकता है कि हमारे पास परचेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की रसीद हो कि हमने 2014 में, 2016 में, या फिर 2000 में, या फिर 1998 में हमने गोल्ड खरीदा, ये इसकी प्राइस है जी। अब हमारे पास कोई रसीद नहीं है जी, और हम कहें कि नहीं हमारे पास रसीद नहीं है, लेकिन हमने तो खरीदा है 2020 में, तब क्या होगा? ये काफी ट्रिकी सिचुएशन होगी। हाँ, हो सकता है ना कि 2020 में हमने Because गोल्ड if you are ज्वेलरी not खरीदा able हो to और support हमारे पास रसीद नहीं है, हम क्या करेंगे? अब हमें 2004 से लगेगा तो हमारा तो कैपिटल गेन्स टैक्स बहुत बन जाएगा। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, नहीं 2001 का जो भाव है वो तो अनुमानित होता है जब आप गिफ्ट, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लिया मैं कहूं कि ये ज्वेलरी है, ये मैं एक्सचेंज कराने जा रहा हूं, ये हमने 2020 में खरीदी है या फिर 2024 में खरीदी, हमारे पास रसीद नहीं है, क्या ऐसा कर सकता है कोई? क्या तरीका है? प्रूफ क्या है? रसीद नहीं है तो चल सकता है लक्ष्मण जी, पर आपके बैंक अकाउंट से या आपके इनकम के सोर्स से आपको कुछ तो सपोर्टिंग देना होगा। या तो आप कहेंगे कि भाई 2020 में किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, या 2020 में किसी का अवसान हुआ और उन्होंने अपने वसीयत में या सक्सेशन से मुझे दिया। कोई तो सपोर्टिंग लॉजिकल एविडेंस होना चाहिए, भले रसीद ना हो। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अदरवाइज ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स है और 2 साल हो जाते हैं तो लॉन्ग टर्म गेन हो जाता है, तो सीधा आपको 12.5% और उस पर जो भी सेस और सरचार्ज लगता है वो लग जाएगा। एक सवाल और पूछूं, चूंकि कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं, एक सवाल संक्षिप्त में पूछूंगा, वो ये कि हमारे पास मानिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहीं से है, कैपिटल गेन्स लॉस कहीं से हो रहा है, तो उसको सेट ऑफ कर सकते हैं क्या इस गेन्स की बजाय? जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल गेन्स के जो भी नियम हैं वो सब नियम आपके लिए लागू होंगे। तो आपका कोई भी कैरी फॉरवर्ड या जिस साल में आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं गोल्ड के एक्सचेंज का, उसमें लॉस है तो लॉन्ग टर्म लॉस को आप इसके लॉन्ग टर्म गेन के साथ या शॉर्ट टर्म लॉस को भी ये लॉन्ग टर्म गेन के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। ये आपने शुरू में आपने काफी डराया कि टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आखिर में आपने बता दिया कि टैक्स बचाने के तरीके क्या हैं। और भी तरीके आपसे पूछूंगा, इसमें एक दो चीजें और छिपी हुई है, दर्शकों को बता दूं कि आप बने रहिएगा। इनके साथ हम और भी ऐसे टैक्स बचाने के टिप्स पूछेंगे, गोल्ड बेचने या एक्सचेंज करने के एवज में क्या है तरीका, सॉलिड तरीका पूछेंगे। लेकिन कई सारे फोन कॉल्स आ चुके हैं, पहले उनके जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं, त्रिपुरा से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार। बताया जाए, अहमदाबाद से हमारे साथ मुकेश पटेल साहब हैं, बहुत जाने माने पुराने टैक्स एक्सपर्ट हैं। क्या उलझन है? हाँ, मैं उनको सुनता हूँ। मुकेश जी को भी नमस्कार। मेरा एक सवाल है, मैं 2006 से 2011 तक एनआरआई था, मतलब कोई असाइनमेंट में बहरीन में काम कर रहा था। तो उस वक्त मैंने एक पॉलिसी ली थी, LIC की इंटरनेशनल पॉलिसी जी। तो उसका जो मेच्योरिटी प्रोसीड था 2024 में उसका मैच्योरिटी प्रोसेस आया, तो उसको मैंने री इन्वेस्ट कर दिया वहीं पे बहरीन में, जब मैं इंडिया में हूँ। तो 2029 में उसकी मैच्योरिटी है, तो उसकी मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी या गेन टैक्सेबल होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा उसका? बहुत ही सुरेंद्र जी, आपका जो क्वेश्चन है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे हमारे एनआरआईज होते हैं जो इंटरनेशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। जैसे आपने ये बहरीन में जब पॉलिसी लिया तो LIC ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल ब्रांच से लिया, या कई बार समझिए आप कोई इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी है उसी की पॉलिसी आप लेते हैं, और समझिए मैच्योरिटी के समय पर आप यहां भारत के रेसिडेंट हैं। तो नेचुरली द क्वेश्चन इज
कि पॉलिसी आपने जब ली थी तो इट वाज अंडर द इंटरनेशनल रेगुलेशंस, और आपने जब मैच्योरिटी होना है तो ये आपका इंडियन टैक्स के रेगुलेशंस लागू होने हैं। तो क्या होगी टैक्सेबिलिटी? तो इसमें मैं आपको और आपके जैसे हमारे सब दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आपके लिए नियम ये है, एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि एग्जम्पशन जो है उसके लिए वो इंडिया की पॉलिसी होनी चाहिए। इट कैन बी अ पॉलिसी इन इंडिया और इट कैन बी अ पॉलिसी इशूड बाय एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एग्जम्पशन के लिए जो नियम है हमारे, जो पुराने एक्ट में सेक्शन 10(10)(d) में थे और नए एक्ट में शेड्यूल 2 में है, और जैसे एक बार हमने इसके बारे में काफी डिस्कस भी किया था हमारे शो पर, कितना प्रीमियम है, कितनी अवधि के लिए आपने पे किया है, और अगर डेथ पर मिलता है तो कंप्लीटली एग्जम्प्ट है, लाइफ टाइम में मिलता है तो वो 10% से ज्यादा प्रीमियम ना हो। 2013 के आधार से आपको ये सब कंप्यूटेशन करना है, तो आपके लिए भी यही नियम लागू होंगे, आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत सुरेंद्र जी, कंफ्यूजन दूर? नहीं, लेकिन इसमें 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर नहीं है। एक्चुअली इट इज मोर ऑफ ए इन्वेस्टमेंट प्लान। तो फिर इन्वेस्टमेंट प्लान है तो टैक्स लगेगा, तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। बट बिकॉज अगर आप एनआरआई होते, नॉन रेजिडेंट होते या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते तो इंडिया में टैक्स नहीं होता था, पर अब आप यहां रेजिडेंट है और इन्वेस्टमेंट प्लान है तो टैक्स होगा। मैं लेकिन ये बताना चाहता था कि अदरवाइज ऑल रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल कॉमनली फॉर इंडियन और इंटरनेशनल पॉलिसी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई हुई। यहाँ पे इस बीच एक कॉल आ चुका है गाजियाबाद से जगदेव सिंह साहब का। जगदेव सिंह साहब नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी बताया जाए, क्या सवाल आपके? सर नमस्कार सर, मेरा ये सवाल है, मैंने HSBC म्यूचुअल फंड का ना बेटी को यूनिट्स गिफ्ट किया था, लेकिन अभी HSBC AMC और कैम्स दोनों लोग ही उसको उन गिफ्टेड यूनिट्स को ना मेरे नाम पर रिडम्पशन दिखा के कैपिटल गेन शो कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो शो नहीं होना चाहिए ना रिडम्पशन मेरे नाम पर, यूनिट्स तो मैंने गिफ्ट किया है, जबकि स्टेटमेंट में वो गिफ्ट लिखा आ रहा है, यूनिट्स आर गिफ्टेड, और वो कैपिटल गेन मेरे नाम पे शो हो रहा है। मुकेश जी, तो गड़बड़ है क्या? हाँ जी, मैं आपसे, हाँ बिल्कुल, इनके लिए एडवाइस ये है, कई बार ये जो होता है कैंप्स का रिपोर्टिंग या इवन AIS TIS में जो भी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होती है। सो यू हैव टू गो बाय व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन। तो आपके केस में ये गिफ्ट है, उसका सपोर्टिंग एविडेंस आपके लिए है, तो भले कैंप्स ने जो भी दिखाया है, जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं तो इसको भले वो रिडेम्पशन दिखाएं, आप मत दिखाइए, आप इसको गिफ्ट मान के ही आगे चलिए। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेगा, तो आप उस समय पे ये जो गिफ्ट का एविडेंस है वो बता के ये कह सकते हैं कि केवल कैम्स ने रिपोर्टिंग किया गलत, उसके कारण आपकी टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है। लक्ष्मण जी। चलिए जगदेव जी, तो ये सुझाव है इनका, और इसके बावजूद समस्या बनी रहती है तो बताइएगा, टैक्स गुरु में आपके सवालों को सुलझाएंगे।